हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे? आप सब आए हो, आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अकाउंटिंग के डेफिनेशन करवाए थे। सही है, डेफिनेशन करवाया था। और क्या क्या, हाँ, बुक कीपिंग करवा दी थी। अकाउंटिंग उसका डिफरेंट भी करवा दिया था मैंने आपको। आज करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखो, अकाउंटिंग कीप्स अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। मतलब अकाउंटिंग क्या करता है? प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है, ऑर्गेनाइज करता है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। कैसे? मैंने आपको बताया था। पहले आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर जनरल, लेजर, लेजर करने के बाद में समराइजिंग करना। ये क्या है? एक ऑर्डर ही तो है। प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। ठीक है। हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन एंड एरर्स। मतलब मैम, जब भी सेल से रिलेटेड पता करना है कि पूरे साल में कितना सेल हुआ है, या मंथली सेल पता करना है, या मंथली परचेज पता करना है, मंथली एक्सपेंसेस कितना है, लेजर अकाउंट खोल लो, सारे पता चल जाएगा। लेजर सेल अकाउंट खोल लो, परचेज अकाउंट खोल लो। सेल अकाउंट खोलोगे तो पता चल जाएगा इस सेल में, इस साल में कितना क्रेडिट पे सेल किया है, कितना परचेज पे किया है। जैसे लेजर अकाउंट आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है और ना ही कोई एरर्स होता है। देखो एग्जाम्पल के लिए, रिकॉर्डिंग सेल, परचेज, एक्सपेंसेस। ओके बच्चों, आगे टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। हैव टू फाइंड वेदर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस। ये क्या अकाउंटिंग क्या बताता है? कितना इस साल का कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं? लेजर के बाद में क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, आपके तीन बनेंगे फाइनल अकाउंट में: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? नेट प्रॉफिट कितना होगा इस साल का। तो देख लो, डन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपको समझ में आ गया। टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू नाउ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ओके, हेल्प टू नाउ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल पोजीशन डन थ्रू बैलेंस शीट। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। क्या बिजनेस के पास में इतना करंट एसेट्स है कि वो करंट लायबिलिटीज का पे टाइम टू टाइम कर सके। ये कौन दिखाता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप अभी आगे पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा। एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। ओके बच्चों, तो समझ गए। टू नाउ फाइनेंशियल पोजीशन, सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, हेल्प टू नाउ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और फाइनेंशियल पोजीशन से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बोल दो या फाइनेंशियल पोजीशन। समझ गए क्या? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कितना है कि क्या वो करंट लायबिलिटीज का टाइम टू टाइम पे कर सकता है, क्या उसके पास इतना करंट एसेट्स है। ठीक है बच्चों, डन थ्रू बैलेंस शीट। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, टू प्रोवाइड यूजफुल डाटा। किस किस को? ऑनर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स। हेल्प देम मेक अ डिसीजन। अभी आपका एक आएगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन जो है यूज करता है। तो दो आएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। उसमें ये सारे अच्छे से डिटेल बताऊंगी। ऑनर्स के लिए क्या क्यों हेल्पफुल अकाउंटिंग, उनके बारे में जानना। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, हेल्प देम डिसीजन मेकिंग। ओके बच्चे, नेक्स्ट तो ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा, टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इसको हेल्प मैनेजमेंट, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, फ्यूचर डिसीजन। अब ये मान लो कि मैनेजमेंट ने ऐसा प्लानिंग बनाया है कि इस साल जो सेल होगा, टारगेट बनाया 10 लाख का होना चाहिए, या महीने का, या पूरे साल का। ठीक है बच्चे, तो उसके लिए जो उन्होंने टारगेट रख रखा है कि 10 लाख का सेल करना है, तो उनके लिए प्लानिंग भी तो बनाना पड़ेगा ना। जब तक प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो टारगेट को अचीव कैसे करेंगे वो। ओके, तो ये हो गया प्लानिंग। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब किस तरीके से वो, अगर टारगेट पूरा करना है तो कॉस्ट पे, सेल करना है तो उसके खर्चे भी तो आते हैं। कंट्रोल करना है कॉस्ट पे, कैसे कंट्रोल करना है, जो एक्सपेंसेस होगा कंट्रोल करते हुए चलेंगे तभी तो सेल ज्यादा से ज्यादा करेंगे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा।
फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, आगे जाके डिसीजन लेना पड़ेगा क्या कि ये बिजनेस अगर सही चलेगा तो एक्सपेंड करने के लिए, ये क्या हो गया फ्यूचर डिसीजन। समझ में आ गया, टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। आपके लिए एक निमोनिक तैयार किया ताकि याद कर सके ऑब्जेक्टिव, भूल जाते हैं कि पॉइंट कैसे, मैन तो पॉइंट याद करना जरूरी होता है। तो एक देखो आर मतलब RPFID, इसका आर मतलब रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड। पी मतलब प्रॉफिट और लॉस, टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, सही है बच्चे। आई मतलब इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। डी मतलब डिसीजन मेकिंग, टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अगर ये निमोनिक आपको याद रहेगा तो ये आप पॉइंट है ना लिख सकते हो, एग्जाम में भूलोगे नहीं, इसलिए ये निमोनिक याद कर लेना। आप आगे करने वाले हैं यूजर्स के बारे में। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट, तो बच्चे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मैंने बताया था आपको दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स जो कि इनसाइड द बिजनेस, और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर जो आउटसाइड द बिजनेस। इंटरनल में कौन कौन से आते हैं, एक आता है ऑनर और एक आता है मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, ये सारे के सारे एक्सटर्नल यूजर्स है, और ये दो के दो जो है ये इंटरनल यूजर्स है। अब इसके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ऑनर्स क्यों, उसके क्या यूज आता है अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल यूजर इनसाइड द बिजनेस। ऑनर, ऑनर कौन होता है, दे इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, सही, जो मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे ऑनर कहते हैं। वांट टू नाउ प्रॉफिट, लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, वो ये जानना चाहेगा ना कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सही बच्चों। हेल्प देम डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और एक्सपेंड बिजनेस, क्या आप बिजनेस को आगे रखें, अगर प्रॉफिट में चल रहा है, मान लो प्रॉफिट होता जा रहा है बिजनेस को, तो वो बिजनेस को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे प्रॉफिट में, ठीक है। मान लो कि लॉस में ही जा रहा है बिजनेस, लॉस होता जा रहा है, फिर क्या करें, उनको हो सकता है कि बंद करना पड़ जाए या डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए, ये हो गया। और मतलब पता है बच्चे, देख लो, जो मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे ऑनर कहते हैं, सही है। आगे मैनेजमेंट, इंक्लूड मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। यूज अकाउंटिंग डाटा फॉर, अब ये अकाउंटिंग डाटा क्यों यूज करते हैं, बताया था आपको कि अगर वो टारगेट रख रखे हैं कि मुझे इस मंथ में या पूरे साल में 10 लाख का सेल करना है, तो उसके लिए प्लानिंग क्या होगा, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, प्राइस डिसीजन, अब जब सेल करना है कोई गुड्स का तो इसका कितना सेल रखना, मतलब इसका प्राइस कितना रखना चाहिए ताकि आगे जाकर के जो हमने टारगेट रख रखा है 10 लाख का सेल पूरा कर सके, ठीक है। बजटिंग, इसको बनाने के लिए भी तो खर्चा आएगा ना, इसका बजट कितना रखे, समझ गए। तो ये तो इंटरनल यूजर्स के बारे में हो गए। इंटरनल यूजर में कौन आते हैं, ऑनर, जो मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे ऑनर कहते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, जो बिजनेस को संभालता है, उनका काम ही क्या होता है, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, बजटिंग, ये सारे के सारे कौन करता है, मैनेजर करता है। तो आगे करते हैं अकाउंटिंग, जिसमें देखते हैं एक्सटर्नल यूजर आउटसाइड द बिजनेस। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होता है, पहले वो जानो, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, पैसे में लगाता है, किसके लिए, अर्निंग के लिए। वो सबसे पहले चेक करता है बिजनेस का, क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन सही है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सही है, तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा। कोई भी अगर इन्वेस्टर पैसे जब ही इन्वेस्ट करेगा किसी बिजनेस में जिसकी प्रॉफिट अच्छी चलती हो, प्रॉफिट अच्छे होते होंगे उस बिजनेस का, सही है बच्चों, जो सेफ हो, जिनमें पैसे डूबने का डर ना हो, ओके। तो ये क्या है, टू नाउ इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उसका काम क्या होता है, जो मैंने जिस बिजनेस में ना इन्वेस्ट कर रखे, पैसे लगा रखे, क्या मेरा वहां पे पैसे अमाउंट जो भी है सही है, सेफ है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिजनेस में, जो वो अर्निंग चाहता है, जिस तरीके से वो अर्निंग चाहता है, क्या वो बिजनेस अर्न कर पाएगा, अर्निंग दे पाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर कौन कौन से होते हैं, क्रेडिटर्स आपको आप पढ़ाया था, याद है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, सप्लायर, जिससे गुड्स हम परचेज करते हैं उसको ही तो हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। बैंकर्स, ये बैंक जो लोन देते हैं,
लोन देगा तो फाइनेंशियल पोजीशन देख के, तो मेन क्या होता है बिजनेस का, सबसे पहले अगर कोई भी आउटसाइडर होता है ना, सबसे पहले वही चेक करता है बिजनेस का कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस का और फाइनेंशियल कंडीशन क्या है बिजनेस का। इन्वेस्टर भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस चेक करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है बिजनेस में। फाइनेंशियल पोजीशन कंडीशन चेक करेगा, क्या ये समय पे पेमेंट कर पाता है, जो उसकी लायबिलिटीज है, जिस टाइप का वो अर्निंग चाहता है वो अर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्रेडिटर भी अगर जब ही क्रेडिट पे माल देगा जब उसका पोजीशन सही है, बिजनेस का परफॉर्मेंस सही है। और चेक वेदर बिजनेस कैन रीपे लोन, टाइम टू टाइम क्या बिजनेस लोन पे करता है या नहीं करता है। ये सारा काम देखने के बाद ही तो आपको क्या करेगा, बैंक लोन देगा। क्रेडिटर सप्लाई, जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट पे आपको गुड्स सप्लाई करेगा। इन्वेस्टर तभी तो जाकर के पैसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेगा। आपके बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन सही है, फाइनेंशियल पोजीशन सही है, उस बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही है, प्रॉफिट अर्निंग अच्छी है, कंडीशन ऐसा है कि टाइम टू टाइम है ना, आप क्रेडिट जो भी लोन लेते हो पे कर देते हो, इंटरेस्ट पे कर देते हो, ये सारे के सारे। तो आगे और देखते बच्चों, नेक्स्ट देखते बच्चे, गवर्नमेंट यूजेस डाटा फॉर टैक्स पर्पस एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है, अगर जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स। और बिजनेस में कई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगाती है गवर्नमेंट। एम्प्लॉय इंटरेस्टेड इन सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा मोटिव क्या होता है जिस बिजनेस में होते हैं, टाइम टू टाइम उनको सैलरी मिलना चाहिए, सही है, सैलरी मिलना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, ये नहीं कि एक महीना रखा चलो निकलो यहाँ से, नहीं, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर उन्होंने बिजनेस में रख रखा है तो हाँ अच्छा, वहां का फेयर रेमुनेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम सैलरी मिलना चाहिए। ग्रोथ हो रहा है तो उनकी सैलरी में भी ग्रोथ होना चाहिए, सही। कस्टमर्स वांट टू अश्योरेंस दैट बिजनेस विल कंटिन्यू स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग टर्म सप्लाई। कस्टमर को अगर कोई गुड्स पसंद आ रहा है तो उनको ये भी एश्योरेंस देना चाहिए, हाँ आपको लॉन्ग समय तक सप्लाई मिलता रहेगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टेज आ रहा है बीच में। कस्टमर को अगर कोई गुड्स पसंद आ रहा है तो टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड होना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें मिलना भी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्टेड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। अब पब्लिक एक है ना CSR एक्टिविटी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हर साल बिजनेस को 3 साल एवरेज लेकर के 2% पब्लिक क्या मतलब वहां सोसाइटी पे खर्चा करना पड़ता है, वो भी जिस लोकल एरिया में है ना बिजनेस, उस लोकल एरिया के लिए। समझिए बच्चे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटी होता है, उसमें हर साल सारे जितने बड़े बड़े बिजनेस है ना उस सबको खर्चा करना पड़ता है। जहां बिजनेस एग्जिस्ट करती है वहां के लिए पब्लिक के लिए कुछ तो काम करे, वो जो पब्लिक को जरूरत होती है वहां पे। तो जैसे कि किसी कभी गार्डन बना देना, गार्डन बनाने के बाद में अगर पानी की सप्लाई सही से नहीं हो रहा तो वो भी देखना, बिजली सही टाइम पे नहीं हो रहा, उस सब चीज में है ना ये बिजनेस हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पब्लिक। अच्छा अब देखते हैं क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। पहला है रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट, ट्रूथफुली एंड वेरीफाइबल। मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आउटसाइडर को, देखा था इन्वेस्टर्स, जितने भी क्रेडिटर्स को, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन ट्रूथ होना चाहिए, सही है, करेक्ट होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। वेरीफाइबल मतलब सेल अगर आप दिखा रहे हो कि 10 लाख का हमने महीने में सेल किया है तो उसके लिए वॉचर्स होगा, बिल होगा, सही है, तो वेरीफाइबल भी होना चाहिए, हाँ इतने का इस महीने में सेल किया है, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट एंड एविडेंस। वही आपको बताया था, बिल्स और वॉचर बेस पे होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बाइसिस एंड एरर। बाइसिस मतलब मिली भक्त नहीं होना चाहिए, ऐसा है कि आप 10 लाख का सेल दिखा रहे हो पर नहीं 10 लाख का सेल तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, और एरर्स गलतियां नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे, ये पहले देख क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नहीं बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना बच्चों। रिलेवेंस इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर प्रॉफिट 10 लाख रुपीज का दिखा रहे हो कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप इरिलेवेंट चीजें भी आप बता रहे हो। प्रॉफिट आपका 5 लाख का हुआ है पर 10 लाख बता रहे हो, अगर 10 लाख प्रॉफिट तो 10 लाख ही होना चाहिए, जिससे यूजर्स है ना उस पर रिलाई कर सके, सही है।
आउटसाइडर है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, बैंकर्स है, ये सारे के सारे क्या आउटसाइड यूजर्स है। इन्वेस्टर जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा जब वो सही से, हाँ अगर इतना प्रॉफिट दिखा रहे हो कि इतना प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का, तो वो भी समझेगा हाँ बिजनेस का है ना, परफॉर्मेंस अच्छा है, हमें इस बिजनेस में ना इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके बच्चों, तो इन्फॉर्मेशन शुड बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स यूजर्स प्रिडिकेट फ्यूचर आउटकम। सही है, इन्वेस्टर जो है, बैंकर, क्रेडिटर्स, कस्टमर, ये सारे के सारे कौन है, यूजर्स है, आउटसाइड यूजर्स है। उन्हें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट आप जो दिखा रहे हो सही दिखा रहे हो, रिलीवेंस है, सब चीज सही है, जिससे वो क्या यूजर्स है ना प्रिडिकेट कर सके फ्यूचर आउटकम्स। सही है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इवन नॉन एक्सपर्ट शुड गेट अ बेसिक आइडिया। मतलब जो अब आप सब क्या भी कॉमर्स फील्ड से हो तो आप अकाउंटिंग टर्म अच्छे से समझ जाओगे। सही है, तो पर बाकी जो नहीं है एक्सपर्ट, जो जिसको कॉमर्स के फील्ड से है ही नहीं, वो कैसे करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो इस टर्म में करो, इजी वे में करो या सिंपल वे में करो, ताकि जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट है या जो नॉन कॉमर्स से है ही नहीं, जो कॉमर्स से है ही नहीं, वो उनको भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से समझ में आना चाहिए। सही है, तो ये नॉन एक्सपर्ट शुड बी गेट अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट बच्चों, कंपेरेबिलिटी, allow comparison between different years, between different business, you help in analyzing performance। मतलब खुद के बिजनेस में भी तो देखेंगे कि पिछले साल का और इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ। पिछले साल मान लो कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस साल 10 लाख का हुआ, तो दोनों के बीच है, मतलब पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस किया तभी तो 5 लाख की प्रॉफिट बढ़ गई। पिछले 5 लाख था, अब 10 लाख का प्रॉफिट कमाने लगे हो। तो ये तो हो गया बिटवीन डिफरेंट ईयर्स। एक हो गया बिटवीन डिफरेंट बिजनेस। अब जैसे बिजनेस करते तो सेम नेचर का और भी तो कॉम्पिटिटर्स जो होगा वो बिजनेस कर रहे होंगे, उनके कंपेयर में भी चेक करते उन्होंने बिजनेस कि उनका इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है और हमारे बिजनेस का इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है। मान लो कि उसका प्रॉफिट ज्यादा है आपसे, आपके 8 लाख है, उनका 10 लाख है, 2 लाख का डिफरेंट है, तो आपका क्या सही से डिसीजन नहीं ले पाए हो जिससे कि 2 लाख की प्रॉफिट कमी हुई है, आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे है, ये भी तो सही। तो ये हो गया बिटवीन डिफरेंट बिजनेस। हेल्प इन एनालाइजिंग परफॉर्मेंस, वही परफॉर्मेंस चेक करना, परफॉर्मेंस में तो प्रॉफिट और लॉस पता करना, आपके कंपेयर में बिजनेस से उनका बिजनेस कैसे आगे चल रहा है, सारे के सारे पता करना। तो ये हो गया कंपेरेबिलिटी। इनके लिए अब आप याद रख सकते हो निमोनिक, RRUC। आर मतलब रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, यू अंडरस्टैंडेबिलिटी, सी मतलब कंपेरेबिलिटी। सही बच्चे, क्या आपको समझ में आ गया। आज तो इतना ही करते हैं, कल आपका ये चैप्टर लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।